हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोग यूकैरियोटिक सेल तक पढ़े थे। आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। मतलब कि ना तो ये प्योर एकदम लिक्विड के फॉर्म में है, पानी के फॉर्म में, और ना ही तो ये एकदम सॉलिड के फॉर्म में है। ये सेमी फ्लूइड है, मतलब कि उसके फ्लूइड में थोड़ा सा कुछ मात्रा सॉलिड्स का भी है, जिसकी वजह से वो सेमी फ्लूइड बन गया है। ठीक है, ये जो है जो भी सेल है उसका जो पूरा वॉल्यूम है वो साइटोप्लाज्म ही ऑक्यूपाई करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी। एंड मेन एरेना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होते हैं उन सब का जो मेन एरेना है, मतलब जो मेन एरिया है, वो यही साइटोप्लाज्म ही है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप इट लिविंग। और इसमें साइटोप्लाज्म में बहुत सारा तरह का केमिकल रिएक्शन होते रहता है, जिसकी वजह से ये प्रूफ हो कि ये लिविंग है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को कुछ साइज ऑफ सेल के बारे में दिया गया है एनसीईआरटी में, जो कि हम लोग को जानना काफ़ी ज़रूरी है। द फर्स्ट इज़ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटा लिविंग सेल है। ठीक है, इसका जो डायामीटर हुआ वो देखिए, इसमें ना कंफ्यूज़न हो सकता है। अगर आप एनसीईआरटी में देखिएगा पैराग्राफ में, तो वहाँ लिखा है 0.3 माइक्रोमीटर, बट अगर आप डायग्राम देखिएगा तो उसमें लिखा है 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अगर कभी एग्ज़ाम में आता है और अगर उसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है तब तो आप 0.1 लगाइएगा, बट अगर आपको एज अ पैराग्राफ दिया है और 0.3 ऑप्शन में है तब आप 0.3 लगाइएगा। और अगर ये दोनों ऑप्शन में है और उसके इंक्लूडिंग 1 और 3 के बीच का एक नंबर 2 माइक्रोमीटर भी है, तो हम लोग उसमें 2 माइक्रोमीटर वाले आंसर को करेक्ट करेंगे। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के बाद जो दूसरा दिया है वो दिया है बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया का साइज़ क्या होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। और फिर इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें भी एक जगह पैरा में देता है ये और डायग्राम में देता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, फिर दिया है आरबीसी के बारे में। रेड ब्लड सेल, उसका जो डायामीटर है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। अब अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ देगा कि आरबीसी का रेडियस बताइए वो कितना होता है, तो हम लोग 7 माइक्रोमीटर नहीं देंगे, ये डायामीटर दिया है हम लोग को, रेडियस पूछेगा तो हम लोग 3.5 देंगे। फिर न्यूरॉन तो काफ़ी लंबा सेल है, कई कई इंचों तक लंबा होता है। और एक हम लोग को जो लास्ट पढ़ना है वो पढ़ना है ऑस्ट्रिच एग के बारे में, जो कि अगर हम एक पर्टिकुलर सिंगल सेल को निकाल करके उसको स्टडी करते हैं तो वो सबसे बड़ा सेल है, आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल है। और ये इसका जो साइज़ है वो है 15 से 20 सेंटीमीटर। बाकी सारे माइक्रोमीटर्स में थे और एंड ये सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ इपिथीलियम। इपिथीलियम का शेप्स, तो देखिए इपिथीलियम का शेप जो है वो काफ़ी वैरी करता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ सेल। सेल का कैसा फंक्शन है उसके हिसाब से इपिथीलियम का जो शेप है वो बदलते रहता है। जैसे नर्व सेल को इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना रहता है, तो वो लंबे लंबे होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, जिससे कि इन्फॉर्मेशन जल्दी एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। ठीक, द सेकेंड इज़ आरबीसी। आरबीसी राउंड होता है और बाइकॉनकेव शेप का होता है। डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं, एमीबॉइड शेप का होता है। जैसे हम लोग जानते हैं अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता है, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी एमीबॉइड शेप का हो गया। कॉल्यूमनार लॉन्ग होता है और नैरो होता है। ट्रैकिड्स इलोंगेटेड। मीजोफिल सेल्स राउंड या फिर ओवल। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर शेप के भी होते हैं। ठीक है, द शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। और जो शेप जो वैरी करता है, जैसे नर्व सेल जो है वो लॉन्ग और ब्रांच होता है, आरबीसी राउंड और बाइकॉनकेव होता है, डब्ल्यूबीसी कॉलम एमीबॉइड होता है। तो वो सब इसीलिए होता है क्योंकि उन सबका फंक्शंस अलग अलग है। अगर सबका फंक्शन एक ही रहेगा तब तो एक ही काम हम लोग को करना है, तो सबका शेप एक जैसा हो सकता है, बट नहीं, यहाँ पे हम लोग का काम जो हम लोग को करना है वो अलग अलग करना है, तो उसके चलते जो शेप्स रहता है वो भी अलग अलग रहता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि शेप्स ऑफ एपिथेलियम जो है वो बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं, तो और फिर ऑप्शन में दे दिया क्यों, क्योंकि उनका फंक्शन अलग है या उनका साइज़ अलग है, कुछ भी इस टाइप से दे दिया, तो इसमें हम लोग को यही आंसर टिक करना है कि
इन सब का फंक्शंस अलग अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस द शेप्स ऑफ इपिथेलियम वैरी ग्रेटली। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब हम बताए थे पुराना, तो सबसे पहले जो आए थे इस अर्थ पे वो सबसे पुराने हुए। तो सबसे पहले आए थे बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया में भी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बैक्टीरिया से या साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। ठीक है, देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई फास्ट करते हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स होते हैं, तब ना हम लोग में बहुत सारा प्रोसेस है, स्टेप्स है, जिससे कि हम लोग को मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये छोटे से होते हैं, तो ये तुरंत मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वैरी इन साइज एंड शेप्स। प्रोकैरियोटिक सेल भी जो है वो भी वैरी करता है शेप और साइज़ के बेसिस पे। जैसे देखिए साइज़ में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया जो है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है, बट जो माइकोप्लाज्मा है वो सिर्फ और सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। तो इन दोनों में काफ़ी अंतर है, कहाँ ये 0.3 और कहाँ ये 3 to 5 माइक्रोमीटर, काफ़ी का अंतर है। तो ये हो गया। अब हम लोग बैक्टीरिया के शेप के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है बैसिलस। बैसिलस रॉड शेप। बैसिलस जो है वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी, और बैसिलस शेप ही जो है बैक्टीरिया का वो मोस्ट कॉमन है, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर है कॉकस। कॉकस तो कॉकस सुनने से ही लग रहा है कि ये गोल होगा, तो ये स्फेरिकल होता है और नॉन मोटाइल होता है। ये है विब्रियम। विब्रियम मतलब कॉमा शेप मोटाइल होता है। स्पाइरल तो वो मोटाइल होता है। इसमें देखिए हम लोग कैसे याद कर सकते हैं बैसिलस, तो अगर हम लोग से कोई भी पूछेगा तो हम लोग के पहले दिमाग में सबसे पहले बैक्टीरिया का जो शेप आता है वो बैसिलस ही आता है, उसके बाद कॉकस, विब्रियम, स्पाइरलम आता है। तो बैसिलस अगर आपसे पूछेगा वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, तो हम लोग को ये याद रखना है कि हम लोग के दिमाग में वो सबसे पहले आता है, तो इसका मतलब कि वो दोनों होता है, मोटाइल भी और नॉन मोटाइल भी। अब है कॉकस। कॉकस मतलब गोल, वो गोल है चारों तरफ से, तो वो कैसे मोटाइल हो पाएगा? उसको तो चलने में, और फिर अगर सोचिए ना आपकी कोई अगर बहुत ज़्यादा मोटा इंसान है तो उसको चलने में कितना दिक्कत होता है, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि कॉकस जो है वो नॉन मोटाइल होगा। उसी तरीके से फिर बाकी जो दो बचा विब्रियम, कॉमा शेप या फिर स्पाइरल शेप, वो सब तो आराम से मूवमेंट कर सकता है, तो फिर वो हो जाएंगे मोटाइल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ फंडामेंटली सिमिलर बट दे वैरी इन शेप एंड फंक्शन। देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो आपको भले देखने में लगे कि अच्छा वो सेम है, सिमिलर है, बट जो उनका फंक्शंस है या फिर जो उसका शेप है वो ग्रेटली वैरी करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमलोग 4 पढ़ लिए शेप्स के बेसिस पे। अब ऐसा आएगा बहुत बार जहाँ पे आपको जैसे हम लोग प्रोकैरियोटिक में भी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया लेते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया का हम लोग फंक्शंस देखेंगे अभी, जिसमें कि अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग चीज़ों में यूज़ होते हैं। तो वो सब जो है वो देखने में सेम है, उनका ओरिजिन सेम है, बट जो लोगों का फंक्शंस है या जो वो शेप है वो ग्रेटली वैरी करता है। ठीक है।